नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हर चुनाव में सभी राजनीतिक दल दमखम से चुनाव लड़ते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष सत्ता में बरकरार रहने के लिए चुनाव लड़ता है, तो वहीं बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष सत्ता में काबिज होने के लिए चुनाव लड़ता है। लेकिन इन सब के बीच कई छोटी पार्टियां भी होती है जो कि चुनावी मैदान में उतरती है, अपना प्रदर्शन दिखाती है, नई रणनीति के साथ उतरती है। लेकिन इन सब के बीच अगर बिहार के तर्ज पर बात की जाए, बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में एनडीए और महागठबंधन के बीच तो लड़ाई है ही, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन वर्सेस एनडीए होने वाला है, क्योंकि इसमें कई छोटी पार्टियां भी हैं जो कि एक खास असर दिखाने वाली है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो इसमें एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, तो वहीं मायावती की भी पार्टी है बसपा। तो वहीं अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी है, वहीं शिवदीप लांडे की भी पार्टी है। अगर बात की जाए पिछले विधानसभा चुनाव की, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो उसमें एआईएमआईएम ने जो प्रदर्शन दिखाया था, कुछ सीटें भी जीती थी। तो इन सब के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं वो इस बार क्या भूमिका दिखाएंगी, महागठबंधन या फिर एनडीए किसका खेल बिगाड़ेगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, प्रभात मालाकार जी प्रवक्ता बीजेपी, उत्पल बल्लभ जी प्रवक्ता आरजेडी, अमित पासवान जी प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, अनिल कुमार जी केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बीएसपी, इसहाक आलम जी एआईएमआईएम नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी से करेंगे। सौरभ, जिस तरह से छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में है, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा तैयार होने वाला है? क्या ये जी सब बिल्कुल पार्टी सभा एक साथ आ सकती है? जी जी बिल्कुल सभा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव अगर आप देखेंगे तो जरूर लड़ाई जो थी वो महागठबंधन और एनडीए के आमने सामने की थी, लेकिन इसके बिल्कुल। अलावा भी कई ऐसी पार्टियां थी जो उस समय चुनावी मैदान में थी। आपको याद होगा पुष्पम प्रिया चौधरी की एक पार्टी थी, उस समय काफी उन्होंने सुर्खियां भी बटोरी थी और मिस्त्री गढ़ का उनको नाम भी दिया गया था। उनकी भी पार्टी थी जो अचानक मैदान में आई थी। इसके अलावा ओवैसी थे मैदान में। उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो ओवैसी के साथ तीसरे मोर्चा उन्होंने बनाया था। तो हमेशा ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जी कई नई पार्टियां जो है वो मैदान में है। हमेशा जब भी चुनाव का वक्त आता है तो कई नई पार्टियां आती है। हालांकि चुनाव के बाद उन पार्टियों का जो साथ है वो भी खत्म हो जाता है, ये भी दिखाई हमेशा से दिया है। निश्चित रूप से कई ऐसी पार्टियां हैं, चाहे शिवदीप जो लांडे थे उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है हिंद के नाम से। जनसुराज पार्टी पहले से मैदान में है, जो लगातार ग्राउंड पर जाकर बैठक कर रही है, लोगों से मिल रही बिल्कुल। है और दावा ये कर रही है कि इस बार हमारी सरकार बने। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो पहले की पार्टियां हैं, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये सब मैदान में है, लेकिन इन लोगों ने अपनी अपनी जो गठबंधन है वो बना रखी। जैसे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की बात करें तो निश्चित तौर पर वो एनडीए के साथ है। मुकेश सहनी की बात करें तो वो महागठबंधन के साथ है और ये भी लग रहा है कि ये दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि लड़ाई इस बार भी एनडीए वर्सेस महागठबंधन ही होने वाली है। लेकिन कुछ नई पार्टियां जो आई है निश्चित रूप से वो चुनाव प्रभावित कर सकती है। चाहे अगर हम प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बात अगर करें तो काफी मेहनत कर रही है उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता
और बाय इलेक्शन में कई जगहों पर तो नहीं, लेकिन हाँ, एक विधानसभा जहां उपचुनाव हुआ था बेलागंज में, वहां पर उनकी पार्टी ने अच्छा किया था और सेकंड नंबर पे उनकी पार्टी रही थी। तो निश्चित रूप से अब सवाल यह उठता है कि जो वोट बैंक है उससे नुकसान किसको होगा? जो प्रशांत किशोर का वोट बैंक है या जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वोट बैंक कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि उनका जो टेस्ट है या उनका जो परीक्षा है वो अभी बाकी है, अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। तो उनका कौन कौन वोट बैंक होगा यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, सभी जातियों के ऊपर वो मेहनत कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम शिवदीप लांडे की बात करें तो निश्चित तौर पर उनको, वो तो बिहार से भी आते नहीं है, वो महाराष्ट्र से आते हैं। उसके बावजूद वो बिहार में काफी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों को आश्चर्य भी होता है कि शिवदीप लांडे ने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर पार्टी क्यों बनाई। क्योंकि निश्चित रूप में अगर आप राजनीति में हैं तो या तो आपको विरासत में राजनीति मिली है, या आप फिर वैसे जाति से आते हैं जिस जाति का वोट बैंक बिहार में काफी ज्यादा है। क्योंकि सबको पता है कि जब चुनाव आता है तो बात मुद्दे की नहीं होती है, बिहार में बात जाति की। बिल्कुल। आप किस जाति से आते हैं ये ज्यादा मायने रखता है, मुद्दों की बात चुनाव से पहले होती है। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो मुद्दों की बात नहीं होती है, जाति की बात। हर कोई ये देखता है कि जो उम्मीदवार है वो हमारी जाति का है या नहीं, हम उसको क्यों दे दो, वो हमारी जाति का नहीं आता है। तो सब कुछ आकर जाति पर ही निर्भर हो जाता है। तो निश्चित रूप से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शिवदीप लांडे जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाई, ये कई लोगों के लिए आश्चर्यचकित वाली बात है। उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है वो 2025 के लिए नहीं, 2030 के लिए मेहनत कर रहे हो। तो ये देखना इस बार दिलचस्प होगा कि इस बार जो नई नई पार्टियां हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो, शिवदीप लांडे हो, और मुझे लगता है कि और भी 2-3 पार्टियां आने वाले समय में आएगी। बीएसपी की आपने चर्चा की। निश्चित रूप से 2020 में भी बीएसपी ने पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ा था और एक जो उनके विधायक हैं वो जीते भी थे। हालांकि वो अलग बात है कि वो बाद में जदयू में शामिल हो गए थे, जमा खान। अभी वो अल्पसंख्यक के वो मंत्री भी हैं, जदयू में है। तो होता यही है कि अगर कोई नई पार्टी अगर गलती से एक आध दो सीट जीत भी जाती है तो चुनाव के बाद वो किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाती है और उसी पार्टी में शामिल होती है जिसकी सरकार बनती है। तो ये देखना होगा कि इस बार भी नई पार्टी आ रही है। हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी की बात हमने 2020 में भी की थी, इस बार भी देख रहा हूं कि वो मजबूती से फिर से मैदान में आ गई है। तो कई ऐसी पार्टियां और भी आनी बाकी है। अब ये देखना होगा कि वो किनके लिए नुकसानदेह साबित है। बिल्कुल। अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो निश्चित रूप से वो ग्राउंड में जा रहे हैं तो अल्पसंख्यकों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अगर अल्पसंख्यक टूटता है तो निश्चित रूप से नुकसान महागठबंधन को होगा, क्योंकि आरजेडी का एमवाई समीकरण वो टूटेगा, उसमें से सेंधमारी होगी। तो उसी तरीके से देखना होगा कि जो भी नई पार्टियां आती है वो किस जाति में सेंधमारी करती है और उससे नुकसान किसको होता है, एनडीए को होता है या फिर महागठबंधन। बिल्कुल सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी अनिल कुमार जी का। अनिल जी, जिस तरह से आप लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लोग कई बार ऐसा हुआ है, कई मौके पे आप लोगों को देखा गया है कि आप लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस दमखम से आप लोग चुनाव लड़ते हैं परिणाम वैसा कुछ सामने नजर नहीं आता है। तो इस बार क्या करने वाले हैं आप लोग? 243 सीटों पर कैंडिडेट अपने उतारने वाले हैं या फिर जो एनडीए और महागठबंधन से ठुकराए हुए होंगे, जो बागी नेता होंगे, उन्हें टिकट देने वाले हैं आप लोग? क्या प्लान क्या है आप लोगों का? अनिल जी, माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। हमारी पार्टी जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हर स्टेट में हमारा संगठन है। बिहार के अंदर भी संगठन है। बिहार के पिछले उपचुनाव में हम लोग रामगढ़ सीट को बहुत कम मतों से
1200 मतों से हम चुनाव वहां हारे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में हम एक जीते भी थे और 2 जगह थोड़ी थोड़ी सी मतों से हार गए थे चुनाव। और काफी जगह हम अच्छे हमें वोट आए थे। पहले हमारे साथ साथ विधायक भी हमारे रहे हैं। हम पूरी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से जमीन पर काम कर रही है। और इस बार निश्चित परिणाम जो होंगे चौंकाने वाले होंगे। पिछले चुनाव में हमारे गठबंधन के चलते उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे इस गठबंधन में, एआई में भी था, जिसका फायदा इन लोगों को काफी मिला। और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आप जो कह रही हैं कि क्या दूसरे दल से आए हुए लोगों को, तो हमारे पास संगठन में इतने लोग हैं, संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी बहन जी ने जो निर्णय लिया है, हमारे सांसद रामजी गौतम साहब ने जो निर्णय लिया है कि हम सभी अपने संगठन से जो निकले हुए लोग हैं उनको चुनाव लड़ाएंगे और लड़ा करके आगे बढ़ेंगे। जी चलिए ठीक है अनिल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी इसहाक आलम जी का। इसहाक जी, 2020 की बात करें तो आप लोगों ने कुछ सीटें भी जीती थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ था कि जो विधायक थे वो वापस आरजेडी में चले गए थे। तो क्या होने वाला है इस बार? जो बागी लोग होंगे जिन्हें एनडीए और महागठबंधन की तरफ से टिकट नहीं मिलेगी, क्या इस बार आप लोग उन्हें टिकट देंगे या फिर अपने ही उम्मीदवार उतारेंगे जो एआईएमआईएम के होंगे? सिर्फ देखिए 2020 की जो समीकरण थी वो अलग थी और 2025 की जो समीकरण है बिल्कुल अलग है। उस समय हम लोग सेकंड टाइम चुनाव लड़ रहे थे और हम लोग बहुत नीचे स्तर से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए ऊपर गए थे। 2015 में चुनाव लड़ने के बाद 2020 में हमने चुनाव लड़ा था और 2020 में जो है 5 साल के मेहनत में हमने 5 सीट हासिल किया। मेनली जो है 8 से 7 सीट पे ही हम लोगों का फोकस था। बाकी सीट तो में हम लोग 18 सीट पे लड़ रहे थे, लेकिन फोकस जो 7-8 सीट पे हमारी ज्यादा थी, जिसमें हम 5 सीट जीत गए, 1 सीट बहुत कम वोटों से हम लोग हार गए। ये 2025 का जो समीकरण है हमारा, ये हम लोग ग्रास रूट पे काफी मजबूती से अपने संगठन को तैयार कर चुके हैं। पूरे बिहार में हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हमारे जनाब अख्तर ईमान साहब ने मिल करके और हमारे युवा के आदिल हसन साहब, मेरे आफ्ताब साहब ने मिल करके पूरे बिहार में हम लोगों ने मिल करके पूरे बिहार के सभी जिलों में एक संगठन खड़ा किया है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब ने भी स्पष्ट कर दिया कि लगभग 80 से 90 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे वर्कर पूरे दमखम के साथ विधानसभा में पूरी तैयारी के साथ जम करके चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने कुछ नए लोगों को टिकट दिया था और नए चुनाव में आए और आने के बाद जीतने के बाद वो भाग गए। तो ये एक्सपीरियंस हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग जो है अपने जो कार्यकर्ता है, बेस है, जो पार्टी को तैयार किए हैं शुरू से, ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ मेहनत किए हैं, हम उन लोगों को आगे लाने का काम करेंगे। क्योंकि एआईएमआईएम जो है वो पूरे सीमांचल की लड़ाई, सीमांचल के साथ मिथिलांचल और बिहार के अन्य जिलों की लड़ाई, जो पिछड़ेपन है हमारे भाई पिछड़े और दलितों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। चूंकि संविधान में हमें जो अनुच्छेद और आजादी दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी दी गई है, इसकी लड़ाई हम लड़ते हैं और हम हर समाज, हर तबके को लेकर के चलना चाहते हैं। हमारी कोई भी किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ भाजपा की से डायरेक्ट लड़ाई लड़ना चाहते हैं और भाजपा ने जनता दल यू को पूरे बिहार में एक तरह से बिल्कुल ही खाने का काम किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके। तो आने वाले समय में जनता दल यू की स्थिति बहुत ही कमजोर होगी और जितने भी छोटे दल हैं, खास करके जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं या आपके है, ये लोग का हम प्रदर्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप का होगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी का प्रदर्शन ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे और हमारा बहुत ही अच्छे, और साथ ही साथ थर्ड फ्रंट बनाने के लिए हम लोग आगे हैं। जो भी पार्टी हमारे साथ आती है, हम मिलजुल करके एक ताकत के रूप में उभरने का काम करेंगे और हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है इसहाक आलम जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी अमित पासवान जी का। अमित जी, जिस तरह से आपके नेता जन स्वराज पार्टी
सभी लोग, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या जन स्वराज पार्टी हो पूरी, आप लोग मैदान में काम कर रहे हैं लगातार। आप लोगों ने कई बार, आप लोग जनता से भी मिले, उनके बीच गए, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि आप लोग सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं। आप लोग सिर्फ इस बार के चुनाव में भी वोट काटने वाले हैं। कोई खास नतीजा, कोई खास परिणाम आप लोगों के हक में बेहतर नहीं आएगा। लेकिन आप लोग का तो ये दावा है कि इस बार के चुनाव में आप लोग ही जीतेंगे। तो क्या बनने वाला है इस बार के चुनाव में जन स्वराज पार्टी? जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो भी दर्शक है उन्हें भी। और जो पार्टियां जो आज के समय में जो बता रही है कि जन स्वराज पार्टी वोट काटने का काम करे, वो अपने पहले गिरेबान को झांके। जन स्वराज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अभी के डेट में पूरे बिहार में अगर कोई मुस्तैदी से कहीं ना कहीं जनता की बातों को बीच में रख रहा है, पे रख रहा है, कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को लेकर कहीं नेतृत्व करने का काम कर रहा है, चाहे वो बीपीएससी छात्रों का मामला रहे या आपका आंगनबाड़ी सेविका जिनका रसोईया का मामला रहे, या आज जो प्रतिभावान बच्चे जो हमारे गांव में आज सुदूरवर्ती इलाके में बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जिनकी प्रतिभा को दबाया गया, उसको एक विकल्प के तौर पर प्रतिभावान बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहा है जन स्वराज पार्टी के द्वारा। जहां तक की बात है, और जो छोटी छोटी बता रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां आपको पता चल गया उपचुनाव में आपने देखा कि सारे पार्टियां का क्या स्थिति रहा। जन स्वराज पार्टी 4 सीटों पर उस तरह से मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और 10% वोट लाकर उन्होंने जन स्वराज ने साबित कर दिया कि पूरे बिहार में अगर लड़ाई किसी से है तो एनडीए महागठबंधन, एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, और विकल्प का अगर कोई है तो वह जन स्वराज पार्टी है। जन स्वराज पार्टी एक विकल्प के तौर पर पूरे बिहार की राजनीति में जो अपना कदम रखा है। आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा, ये दोनों पार्टियां और जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं सबको आपको पता चल जाएगा कि जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आज जो पूरे बिहार के युवाओं का जो धड़कन बना हुआ है, जो पूरे बिहार के नौजवानों का जो जुबान बने हुए हैं, यह नेतृत्व जो बहुत माने मुश्किल से हमारे नौजवानों को मिला है, इस नेतृत्व को यहाँ के नौजवान संभाल चुके हैं। इस नेतृत्व को वह जो है कबूल कर रहे हैं। इस नेतृत्व के आगे वह चलने का जो है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं मजबूर हो रहे हैं। वह हम लोग गांव जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग को जो जिस तरह से उफान अपने आप में है कि हमें भी सदस्य बना दीजिए, हमें भी जोड़ने का काम कीजिए। अगर कोई विकल्प है, जो प्रधान जी जो बात करते हैं, प्रधान जी जो मुस्तैदी से युवाओं के बात रखने का काम करते हैं, कोई ऐसा पार्टी नहीं है कहीं ना कहीं छुप के कोई जदयू को जो है कि तारीफ करता है, कोई बीजेपी को तारीफ करता है, कोई राजद और कोई कांग्रेस को तारीफ करता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने ऐसा है आज तक करके दिखाया है। जितनी भी पार्टियां आज तक के ने 30 से 35 वर्षों और 60 वर्षों का शासनकाल कांग्रेस ने किया, 30 से 35 वर्षों का शासनकाल जो चाचा भतीजा का रहा, सभी का काल जो है कि लोगों ने देखा है। उस अगर उसकी कमी को उसके द्वारा जो जंगल राज को किया गया है, उसका अगर उजागर करने का काम कर रहा है प्रधान जी कर रहे हैं, पूरे चौक चौराहा पे पूरे बिहार में सभा करके जो है कि करने का काम कर रहे हैं। बाकी किसी पार्टियां में वह दम नहीं है कि पूरी मुस्तैदी से किसी पार्टी का विरोध करे, सत्ताधारी दल का विरोध करे। चलिए ठीक है अमित जी, फिर आप करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी उत्पल बल्लभ जी का। उत्पल जी, जिस तरह से ये जो छोटी पार्टियां हैं वो भी मैदान में, और कहीं ना कहीं इन सब की नजरें भी अल्पसंख्यक समुदाय पे हैं, उनके वोट पे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में आप लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? सबसे पहले मैं सभी अपने चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप जो कह रही है तो नुकसान हमें क्यों हो? अभी देखिए कि तमाम पार्टियां लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, सब आजमा सकते हैं। बिहार से आजमाए, बिहार के बाहर से आजमाए, पूरे देश में आजमाए, राष्ट्रीय स्तर पे आजमाए। अभी कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर पे आजमाए। लेकिन जो आप कह रही है तीसरे मोर्चे के विकल्प के तौर पे जो बात कह रही है, तो यहाँ 3 पार्टियां बैठी है
क्या ये लोग अपने में मिलकर के एक मोर्चा पे बात कर रहे हैं क्या? दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, उस इंजन के हिस्सा और रणनीतिकार के तौर पे यहाँ बैठे पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी रहे हैं, जो एक विफल सत्ता और शासन और प्रशासन देने में सहयोग भी इस सरकार को कर चुके हैं। और सत्ता में बैठे जो लोग हैं, सवाल उनसे बनता है। और अभी बिहार में देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पे देखिए कि डबल इंजन की सरकार है तो सीमा भी सुरक्षित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे ये विफल सरकार है, आर्थिक मुद्दा पे ये विफल सरकार है, और बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवान जो है ना रोजगार मांगने जा रहे हैं तो ये लाठी बरसा रहे हैं, और परीक्षाओं की देखिए कि क्या स्थिति है कि हमेशा या तो पेपर लीक हो जाते हैं या फिर छात्रों के साथ न्याय नहीं दे पा रही है ये सरकार। और बेरोजगार कृषि में देखिए कि पूरे किसान परेशान है, और स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा सब बेपटरी हो चुकी है ये डबल इंजन की सरकार में। तो ऐसे सरकार में यहाँ कोई मोर्चा नहीं है, सिवाय एक ही मोर्चा है, ये जो सरकार में है वो भी मोर्चा से बाहर हो गए हैं, सिर्फ एक ही मोर्चा है इंडिया गठबंधन की मोर्चा, जो बिहार को संभालने का काम करने जा रही है और बिहार की जनता के जीवन। आप साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि इन छोटी पार्टियों की वजह से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ कि तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, पांचवा मोर्चा तो छोड़ दीजिए यार, दूसरा मोर्चा ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक सीधे रुख करना चाहूंगी प्रभात मालाकार जी का। प्रभात जी, जिस तरह से अभी सहाक आलम जी भी कह रहे थे कि इन लोगों की सीधी लड़ाई आप लोगों से है, यानी कि बीजेपी से, तो और भी जो बाकी छोटे दल आए हैं, क्या लगता है इनके आने से आप लोगों को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचने वाला है? देखिए सभा जी, क्योंकि असर तो दिखेगा। मैं वही बताने जा रहा हूं कि बिहार में एक तरफ विकास है और एक तरफ 15 वर्षों का विनाश है। तो हमने जो 15 वर्षों 20 वर्षों में विकास किया, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्रों में हो, 6 मेडिकल कॉलेज से 12 मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, 3 गुना बढ़ गए हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लीजिए कि आज पॉलिटेक्निक कॉलेज 13 से 152 हो गए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए 2 से आज 42 हो गए, चाहे पीएससी की संख्या देख लीजिए, चाहे थानों की संख्या 800 से आज थानों की संख्या लगभग 1800 हो गया। एक समय था कि 2005 में गंगा नदी पर सिर्फ 4 पुल हुआ करता था, आज 20 से ज्यादा पुल है। कोसी जैसे क्षेत्र में कोसी पे 3 पुल बन गया और 3 अभी निर्माणाधीन है। 24 घंटा बिजली है। एक समय था 2005 में कि लगभग 12 से 13% बच्चे स्कूल कॉलेज से वंचित रह जाते थे, आज 100% बच्चे स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं। तो एक तरफ विकास है बिहार का, एनडीए का विकास है, और एक तरफ ये तो चुनावी वर्ष है, लोग भी आएंगे, पार्टियां भी बनेगी, बहुतों को अपना काला धन 1 नंबर में करना है, उस पर खर्च करेंगे, बहुत लोग अपना चेहरा चमकाएंगे, बहुत लोग अपने को आपको बताएंगे कि हम भी बिहार में, इसके पहले भी बहुत पार्टियां बिहार में आई हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ी है, किसी एक सीट पे 5000 का संख्या पार नहीं हुआ। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और साथ एनडीए के सभी दल, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, रालोमो हो, चाहे वो हम हो, और चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, हम पांचों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 225 का आंकड़ा पार करेंगे। इस बार का हम जो लक्ष्य है 2025 एनडीए 225 पार। इस बार हम 2010 का रिकॉर्ड सभा जी में तोड़ने जा रहा हूं, हम लोग तोड़ने जा रहे हैं सभा जी। इस बार 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। बिहार में जिस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, कभी कल्पना नहीं। पूरे देश में जम्मू कश्मीर के बाद पटना में 2 एम्स है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। अभी प्रधानमंत्री जी पिछले महीने आए थे, कितनी उपलब्धियां देके गए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी ने आज देखे कि महिलाओं के लिए पिंक बसों का पूरे बिहार भर में पिंक बस खोला। अभी 4 पटना में चलेगा और अन्य जिलों में 8 पटना में चलेगा, 4 मुजफ्फरपुर में चलेगा। ये 150 से ज्यादा पिंक बसें चलेंगी जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगी, जिसमें आपको कई सारी सुविधाएं से लैस होगी। चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें, सभी का ख्याल अगर कोई रख सकता है तो वह सिर्फ एनडीए रख सकता है। इसको हमने प्रमाणित किया है और इसी प्रमाण के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का प्यार स्नेह आशीर्वाद से हम इस बार 2025 में 225 सीट पार करेंगे। रही बात विपक्षियों की, तो विपक्षियों के पास मुद्दा कहाँ है, उन्होंने क्या किया है, ये भी बिहार की जनता जान रही है।
और हमने क्या किया है ये भी बिहार की जनता जान रही है। और लगी बात तो लोग तो शिकारी आएंगे दाना डालेंगे, लेकिन यहाँ बिहार के लोग, यहाँ लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की धरती है। यहाँ के लोग शिकारी के दाना डालने को फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ कोई ऐसा सीट नहीं बचेगा जहां हम 1 लाख से लीड नहीं करेंगे, 225 सीट पार करेंगे। चलिए ठीक है प्रभात मालाकार जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का रुख करेंगे क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं इसहाक जी का रुख करना चाहूंगी। इसहाक आलम जी, जब आप लोग वो मुद्दा उठा रहे हैं चुनाव के लिए जो मुद्दा ऑलरेडी महागठबंधन भी उठा रहा है और भी लोग उठा रहे हैं, तो ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि बिहार की जनता आप लोगों को चुनेगी? ऐसा क्या खास कर रहे हैं आप लोग इस बार के चुनाव में जो जनता आप लोगों पर भरोसा जताएगी? महागठबंधन की सरकार पिछले दिनों भी रही है। आजादी के बाद से आज तक बड़ी सालों से महागठबंधन और कांग्रेस और आरजेडी के अन्य शक्लों में पार्टियां सरकार बनाती आई है बिहार में। लेकिन आप ये बताइए कि सीमांचल और मिथिलांचल में इन लोगों ने क्या काम किया? आज बीजेपी के हमारे भाई मालाकार जी कह रहे हैं कि हम सबको लेके चल रहे हैं, तो आप किस समाज को लेके चल रहे हैं? आप माइनॉरिटी को हमेशा से अछूत की भावना से देखते हैं, आप उनके धार्मिक आजादी के छीनने का काम कर रहे हैं, उन पे बार बार आप धार्मिक आजादी पे प्रहार कर रहे हैं, जो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है। हर धर्म के लोगों को अपने के अधिकार के साथ जीने का, खाने का, बोलने का, रहने का, अपने इबादत करने का, अपने मंदिरों और मस्जिदों में इबादत करने का, आप उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं। तो आप इसहाक जी बीच में रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि यही मुद्दा तो जनसुराज भी उठा रही है, यही मुद्दा तो महागठबंधन भी उठा रही है, फिर ऐसा क्या अलग है आप लोगों में? चलिए शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का। जी सर। अधिकारी हैं जो जन स्वराज जो काम कर रही है, एमपी है, आवाज आ रही है? हेलो जी सौरभ जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं अमित जी। मेरा सवाल उनसे है, अमित जी ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार जन स्वराज पार्टी की ही सरकार है, तो वो दावे जो आप लोग कर रहे हैं उसका आधार क्या है? आपको भी पता है कि बिहार में जब भी चुनाव होता है तो लोग इलाकों में बढ़ जाते हैं। अपने इलाकों में लड़ाई लड़िए और अपने इलाकों में। सर आपके पास आलम जी आपके पास आएंगे, क्षेत्र में जा जी आलम जी आपके पास आएंगे, आलम जी आपके पास आएंगे अभी। मेरा सवाल अमित जी से है। अमित जी, मैंने आपसे ये सवाल किया कि आप लोग लगातार जो कह रहे हैं कि बिहार में जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी, आधार क्या है? हमने स्पष्ट कहा सौरभ जी कि आप जो है कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं बीजेपी और जदयू की सरकार रही है गठबंधन में, जदयू राजद की सरकार रही है गठबंधन में, बीजेपी जदयू की सरकार लोग देख रहे हैं, जदयू राजद की सरकार को देख रहे हैं। जो पूरे बिहार में शासन का स्थिति है, पूरे बिहार में जो शिक्षित बेरोजगारों का जो स्थिति है, आज जो पूरे बिहार में एक भी इंडस्ट्रीज को लगाया नहीं गया है। पूरे बिहार में 30 चीनी मिल है जिसको अभी तक चालू नहीं किया गया है। बहुत सारे जो हमारे के लीडर हैं विभिन्न पार्टियों के, आपको लगता है कि शराबबंदी जुमलेबाजी करके चले जाते हैं? मैं आपको बता दूं, अमित जी आपको लगता है कि केवल शराबबंदी खत्म करने से बिहार में आपकी सरकार बन जाएगी? हमने शराबबंदी पर सिर्फ नहीं, हमने कहा कि पूरे बिहार में जो उद्योग धंधा को अभी तक इन्होंने खत्म कर दिया, एक भी उद्योग धंधा को नहीं लगाया गया। एक यहाँ जो जितने आपके नेता कई सालों तक नीतीश कुमार के साथ भी थे, लेकिन उस समय भी तो जो सुधार की बात आप कर रहे हैं अमित शाह जी के द्वारा भेजे गए थे। सौरभ जी
नहीं, आप ये एक समझिए, मिनट सर, सुधार एक की मिनट। बात उनके साथ रहे, उनको सरकार बनाने का काम किए, सौरभ समर्थन जी। देने का काम किए, लेकिन इस नहीं, लिहाजे सरकार से तो किए, ऐसे भी इस बन जाती लिहाजे है। से कि अमित जी बिहार की सर, दशा और दिशा अमित को जी, बदलेंगे। अमित जी, माननीय अमित जी, नीतीश कुमार जी अमित पर जी, भरोसा है, अमित जी, लेकिन अमित लेकिन जी, इन्होंने सरकार तो अभी यह अमित जो है अमित इनका जी, मानसिक अमित स्थिति जी, खराब हो चुकी है। यह किसी अमित जी अपने मेरी बात सुन सौरभ बाबू लीजिए। सुनिए, सौरभ अमित जी, जी मेरी सौरभ जी, मेरी इनकी बात सुन मानसिक लीजिए। स्थिति खराब हो 2000 चुकी है। ये इन सरकार इनसे चल नहीं रही, सरकार किसी कब्जे में है, वह 4 व्यक्तियों का ग्रुप कब्जे में है, इसलिए इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का जो जनता ने भरपूर सहयोग दिया, भरपूर प्रेम दिया, जब तक यह इनका मानसिक स्थिति ठीक थी, इसलिए अब वह उस हालात में नहीं है कि बिहार की जनता को देख सके, बिहार की गद्दी को संभाल सके। इसलिए वह जनता खुद समझ रही है कि इनके साथ जो लोग हैं आज किस तरह से भ्रष्टाचारी और अफसरशाही पूरे बिहार में चरम सीमा पर है। बिहार के लोग बदलाव के मूड में हैं। आज तक कोई विकल्प के रूप में नहीं आया था, जन स्वराज पार्टी एक विकल्प के रूप में आया है। जन स्वराज पार्टी एक जुबानों बेजुबानों का जुबान बन के आया है। इसलिए जन स्वराज पार्टी जो आज जिस तरह से इन लोग के जंगल राज से लेकर अभी तक के 30-35 वर्षों का शासन कर रहा है, जिसमें जो भ्रष्टाचार का आलम रहा, अगर कोई उजागर करने वाला है, कोई जनता के हित के लिए संघर्ष करने वाला है, बीपीएससी के छात्राओं के मुद्दा को आगे करने वाला है, तो वह जन स्वराज है और प्रशांत किशोर है। उसके नेतृत्व में आज पूरे बिहार में देखे कि कितनी लाठियां बरसाई गई। कोई आवाज तेजस्वी यादव जी ने पत्र लिखने का काम किया, लेकिन सड़क पर उतरने का काम इतनी बड़ी प्रशांत किशोर रैली, ने किया। मैं आपको बता दूं, अमित जी इतनी बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान, कितने लोग आए थे आपको भी पता है। उसके बाद भी दावा कर रहे हैं आपकी सरकार बनेगी बिहार। बिल्कुल। आप उनसे पूछ लीजिए जो बिहार के शासन और सत्ता में है, उन्होंने पूरी ताकत लगा दिया रैली को डिस्टर्ब करने के लिए। जहां तक आज तक जितने भी रैलियां आती है, जितने भी बस लगती है, किसी भी बस पे फाइन नहीं किया जाता है, लेकिन जन स्वराज के एक एक कार्यकर्ता को जो पटना के इर्द गिर्द पूरे क्षेत्रों में जहां तहां रोक दिया गया ताकि वहां लोग पहुंच नहीं पाए, और भी बस यहां लेकर पहुंचा, उस पर फाइन किया गया, प्रशासन के द्वारा तंग तबाह किया गया, बसों को जहां तहां रोका गया। इसके बावजूद आपने देखा कि गांधी मैदान तो एक आगाज था। आप पूरे बिहार का स्थिति देख लीजिए, जहां भी सभा हो रही है, लोग बिना स्वार्थ के एकदम लोग जुट रहे हैं, काफी संख्या में आपको समर्थन के लिए तैयार हैं। आने वाला जो समय होगा सौरभ बाबू, आप देख लेकिन लीजिएगा, आपके नेता ब्राह्मण जाति से आते हैं। अमित जी आपके छोटे अमित जी आपके नेता ब्राह्मण जाति से आते हैं। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जाति का वोट बैंक जो है, वो आपको भी पता है कि एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपके नेता को या आपकी पार्टी को कौन से जाति की तरफ से वोट आएगा। ब्राह्मण जाति से हैं आप। सुनिए, चाणक्य, आचार्य चाणक्य भी ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन महान सम्राट अशोक को कौन बढ़ाने का काम किए? अब आचार्य आपकी पार्टी में चाणक्य और सम्राट अशोक कौन से? आपके पार्टी में कौन है चाणक्य और सम्राट अशोक? पूरे बिहार का चाणक्य, पूरे बिहार का पार्टी का नेतृत्व चाणक्य के रूप में अगर कोई कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी है। सम्राट अशोक कौन है? जो कि सभी नीतीश जी को तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का जिक्र नहीं ना किए थे। चलिए ठीक है आपके पास आएंगे, आपके पास अमित जी आपके पास आएंगे। अमित जी आपके पास नहीं, कोई जातिवाद नहीं। अमित जी आपके पास अमित जी आपके पास आएंगे। मैं इन्होंने ठीक है अमित जी आएंगे आपके पास। अमित जी आएंगे आपके पास। मुसलमानों को 40% देने का काम करेंगे। पिछड़ों को जो संख्या होगा अमित जी आएंगे आपके पास। अमित जी आएंगे, दलितों को भागीदारी देने का काम करेंगे। इन्होंने यह पहला व्यक्ति है जिनके जिसकी अमित जी आएंगे आपके पास। अमित जी चुप हो जाए। कौन ऐसी पार्टियां? ठीक है अमित जी आगे बढ़ने दीजिए, चुप हो जाइए। पूछ लीजिए अमित जी आगे बढ़ने देते हैं, आसपास से पूछ लीजिए कितना टिकट देते हैं। अमित जी चुप हो जाइए। आलम जी मुझे ये बताइए कि इसके पहले 2020 में भी आपकी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा था। 5 विधायक आपके जीत कर आए थे, उसमें से 4 विधायक जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब दोबारा
कैसे जनता आपकी पार्टी पर या आपके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर भरोसा और उम्मीद करेगी? हो सकता है इस बार भी वो चुनाव जीते और आपकी पार्टी को छोड़कर या तो महागठबंधन या एनडीए में फिर से चले जाए। हालांकि आपके नेता जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरा 4 तोड़ा है, इस बार मैं 24 तोड़ूंगा और उनको सड़क पर ला दूंगा। ये बड़ी बड़ी बातें हमने भी सुनी है, लेकिन जनता के भरोसा का क्या? आलम जी, आपसे मेरा सवाल है। चलिए, उन तक मेरी आवाज आ नहीं रही। आरजेडी के प्रवक्ता हैं उत्पल जी। उत्पल जी, इस बार भी आप लोग मौके की तलाश में हैं? इस बार भी आप लोग मौके के तलाश में हैं? फिर से तोड़ लेंगे ओवैसी की पार्टी को? फिर से उनके विधायक को पार्टी में शामिल करा लेंगे? आपको लगता होगा चलो मेहनत करो, फल तो मुझे ही खाना है ना? सौरभ जी मैं सुन रहा था, बहुत सारे प्रवक्ता जो है सारे पार्टी के, उनकी बातों को मैं सुन रहा था। तो जहां आप सवाल कर रहे हैं, ये कोई कार्यकर्ता, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चुनाव उनको लड़ाना चाहिए, ये सब तो यहीं से गए थे। तो तोड़ने की बात कर रहे हैं तो सारे उम्मीदवार तो यहीं से गए थे। अभी जो वहां है वो भी, जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहीं से थे, राष्ट्रीय जनता दल से। तो इस बार तो फिर से वो आ जाएंगे ना? नहीं, अब देखिए बात कर रहे हैं, जहां पे गए थे वहां आए हैं, कोई उनके यहाँ से थोड़ा ना वो कार्यकर्ता के तौर पे थे। अरे पार्टी को अपने कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए ना, आप तो सही सवाल कर रहे हैं। उपल जी, एक सच्चाई ये भी है कि अगर ओवैसी एक मिनट उपल जी, एक सच्चाई ये भी है कि अगर मजबूती के साथ ओवैसी की पार्टी अगर बिहार में चुनाव नहीं लड़ती और उनके 5 विधायक नहीं जीतते तो हो सकता था कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते। देखिए, अब ये बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यदि चुनाव में, पिछले चुनाव में यदि सत्ता और प्रशासन गड़बड़ी नहीं करती तो सरकार बन गई होती, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते। सौरभ जी, ये बात आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी, तो ओवैसी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े चट्टान है ना, बहुत बड़ी बाधा है आप लोगों के लिए। नहीं, एक्सपोज है ये लोग, एक्सपोज है ये सब बीजेपी के बी टीम के तौर पे एक्सपोज है। जितनी भी पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, मैं सब पार्टियों के बारे में बता रहा हूं। तो इस बार और आप लोगों की चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि ओवैसी ने ऐलान किया कि सीमांचल के साथ साथ वो मिथिलांचल में भी लड़ेंगे चुनाव। सीमांचल में भी जो वहां की जनता है उनके साथ में हम लोग की पार्टी का एसोसिएशन और कार्यक्रम बेहतर ढंग से चल रहा है और लोगों को पूरी तरह से बता दिया गया। लोग समझ भी रहे हैं कि इस बार जो है ना, बी टीम के चक्कर में कहीं कोई पड़ने वाले नहीं है, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे बिहार का पश्चिमी छोर हो, या बीच में जो लाटे पांडे जितने हैं किसी के चक्कर में आने वाले नहीं है बिहार की जनता। और बिहार की जनता ये बिल्कुल जान चुकी है कि डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो विदेशी मोर्चे पे हो, देशी मोर्चे पे हो, प्रांतीय मोर्चे पे हो, प्रदेश मोर्चे पे, सभी मोर्चे पे ये विफल है। ये सरकार को हटाना है, बिहार और देश को बचाना है। चलिए, आलम जी से मेरा आखिरी सवाल। आलम जी, उस समय आपकी आवाज आ नहीं रही थी। आलम जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि इस बार आपको जनता जो है, चाहे वो सीमांचल की हो या मिथिलांचल की, क्यों आपको वोट? क्योंकि आपके विधायक तो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। 2020 में 4 विधायक आपके चले गए थे। देखिए, हमारे विधायक पार्टी छोड़ करके गए, हमारी जनता नहीं गई है, हमारी पार्टी नहीं गई है। विधायक बिक गए, आरजेडी ने खरीद लिया, और चूंकि हमने बार-बार आरजेडी, अगर इस बार कोई सीट आएगी, अगर आपके विधायक बिकेंगे, सौरभ जी, एक सवाल मैं आपके माध्यम से इनसे करना चाहता हूं। उपल जी, उपल जी बोलने दीजिए। सौरभ जी, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये उम्मीदवार बनाए थे तब इनके पार्टी के सदस्य नहीं थे, तब इन्होंने कितना खरीदा था उन लोगों को? उपल जी, आलम जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। आलम जी बोलिए। कर दिया है, जमीनी स्तर पे काफी मजबूत रही है पार्टी, हमारा बहुत मजबूत है। हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार हैं वो काफी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि एमएलए पिछली बार भी तो मजबूत थे ना जनता उसको आलम जी, पिछली बार भी आपकी पार्टी मजबूत थी, तभी तो आपके 5 विधायक जीत कर आए।
इस बार हम 25 जीतेंगे। अब 5 देखे थे उस समय तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए हम लोग 5 आए थे। और तो इस बार 25 हम में फिर से 25 आएंगे टूट होगी और आने के सारे बाद लोग 25 में 20 फिर से चले जाएंगे महागठबंधन में, फिर से आपके विधायक टूट जाएंगे, हमारे फिर से उनको खरीद लिया जाएगा। एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि अब हम अपने कार्यकर्ताओं को बेस बना करके पार्टी का टिकट देंगे और मजबूती के साथ देंगे। पिछली बार लोगों ने एक गलती की थी कि कुछ हम लोग नए लोगों को ला करके पार्टी में टिकट देने का काम किया था। मुझे लगा, हम लोगों को लगा था कि ये लोग हमारी पार्टी के साथ वफादारी करेंगे, लेकिन ये हमारे साथ आए और इन्होंने गद्दारी का काम किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा। आलम जी एक सीट पर आपने उम्मीदवार घोषित कर दिया बहादुरगंज। आलम जी भारतीय जनता पार्टी को भी इसका सबक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक मिनट आलम जी, एक सीट पर आपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है बहादुरगंज जी, और जिनको आपने उम्मीदवार घोषित किया आपको भी पता है वो कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इस बार हम अपने लोगों को दे रहे हैं, अपने नेता को दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को दे रहे हैं? अरे जो अभी जो आरोप लगा रहे थे तो पूछे ना कि बहादुरगंज में कितना का बोली लगा कर खरीदे। तो हम लोगों को पूरी बहुत अच्छी तरीके से मदद किए हैं। 2019 में भी उन्होंने मदद किया है कांग्रेस में रहते हुए, और 2024 में भी मदद किया है। वो लगातार हमारे संपर्क में थे, हमारे पार्टी के संपर्क में थे, हमारे पार्टी में वो। चलिए ठीक है आलम जी, समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। सभा जैसा मैं शुरू में कह रहा था, निश्चित तौर पर पिछली बार उम्मीद से ज्यादा प्रदर्शन रहा था ओवैसी जी की पार्टी का, और आपने देखा था कि 5 विधायक उनके जीत कर आए। और मुझे लगता है कि अगर वो 5 विधायक उनके नहीं जीत कर आते तो कुछ भी हो सकता था तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल है इस बार भी महागठबंधन के लिए ओवैसी साहब की पार्टी है AIM। तो इस बार देखना होगा कि उनका क्या प्रदर्शन होता है। हालांकि पार्टी छोड़कर उनके 4 विधायक चले गए, उन लोगों का आरोप है ओवैसी जी का कि हमारे विधायकों को खरीदा गया, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस बार जनता के सामने ये मुश्किल जरूर है कि हम आपकी पार्टी को क्यों वोट करें। अगर आपके विधायक टूटकर महागठबंधन में चले जाएं तो हमारे लिए अच्छा है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, आपको क्यों करें। तो ये दोबारा भरोसा जीतना ये चुनौती है ओवैसी के लिए, और निश्चित रूप से इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जो भी नई पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से सेंधमारी करने की कोशिश जरूर करें। कौन कितना सेंधमारी करने में कामयाबी किसको हासिल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जितनी नई पार्टियां आएगी उसके आने से चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प बनता चला जाए। बिल्कुल सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में कई छोटी पार्टियां भी हैं जो इस बार अपना असर दिखाने वाली है, जो कि कई पार्टियों का खेल भी बिगाड़ने वाली। हालांकि इन छोटी पार्टियों के आने से बिहार का चुनाव और भी दिलचस्प हो रहा है। अब आगे क्या होगा, जो भी रणनीति इन पार्टियों ने बनाई है उससे महागठबंधन और एनडीए को कितना नुकसान होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।